नमस्कार, सौदा आपका में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हेमंत भाई। आगे बढ़ने से पहले आइए देख लेते हैं इस वक्त की हेडलाइन। हफ्ते के आखिरी कारोबार दिन बाजार में गवाई शुरुआती बढ़त, लेकिन तेजी बरकरार। सेंसेक्स करीब 100 अंक ऊपर, निफ्टी में 1.5% की तेजी। आईटी और मेटल शेयरों में सबसे ज्यादा बढ़त। ऊपरी स्तरों से फिसला क्रूड। नाइमेक्स पर क्रूड 2% गिरकर $50 के स्तर पर पहुंचा। ब्रेंट में भी $58 के पास हो रहा है कारोबार। और स्पेक्ट्रम आवंटन के लिए टेलीकॉम कंपनियों को करना होगा सुप्रीम कोर्ट के आखिरी फैसले का इंतजार। आइडिया को चुकाने होंगे 30,000 करोड़ रुपए इस वित्त वर्ष में। सरकार को नीलामी की शुरुआती रकम मिलने के आसार कम। और अगले हफ्ते है बाजार में लंबी छुट्टियों का दौर। जी हां, लॉन्ग वीकेंड से पहले क्या हो बाजार में आपकी स्ट्रैटेजी, देखिए सीएनबीसी आवाज पर आज दिन भर। यहां बाजार पर नजर डालिए। अभी कुछ देर पहले 100 अंक ऊपर था और अब देखिए 70 अंक की ही बढ़त सेंसेक्स में देखने को मिली है। 14 अंक की बढ़त के साथ निफ्टी ट्रेड करता हुआ हरे निशान में बने रहने की आज बाजार भरपूर कोशिश कर रहा है, लेकिन ऊपरी स्तरों से दबाव है, ये जरूर कहना चाहिए, क्योंकि 8,013 का स्तर हमने जो आज सुबह लगाया, उसके बाद आप देखिए ऊपरी स्तरों से नीचे ही निफ्टी खिसकता हुआ और मिड कैप इंडेक्स लाल और हरे निशान में आज झूल रहा है। हालांकि आज वॉल्यूम समेत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है, क्योंकि 31 से पहले कई कारोबारी शायद आज पोजीशंस ना बनाना चाहें। और पिछले जो सीरीज है, जिस तरह से वहां पर डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगा है, 4% तक की गिरावट, लोग शायद वेट एंड वॉच का भी अप्रोच रखें, क्योंकि अगले हफ्ते लंबी छुट्टियों का दौर भी शुरू हो रहा है। लेकिन इस समय आप देखिए जिस सेक्टर ने पिछली सीरीज में बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया था, और वो है हेल्थ केयर सेक्टर। 11% का उछाल देखने को मिला था। सन फार्मा करीब 19% दौड़ लगा रहा था, आज यहां पर थोड़ी सी सुस्ती देखने को मिल रही है। डॉक्टर रेड्डीज भी देखिए, जिसने पिछली सीरीज में करीब 6% की बढ़त दिखाई थी, यहां पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग या फिर कहिए मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। आज ये शेयर लाल निशान में ट्रेड करते हुए, लेकिन आईटी आज अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है, ये कहना चाहिए। इन्फोसिस देखिए, दिग्गज है ये बाजार को आज ऊपर ले जाने का काम कर रहा है। 2.5% तक की बढ़त यहां पर आज के सत्र में देखने को मिल रही है। और पिछली सीरीज भी अगर आप देखें तो आईटी के लिए अच्छी नहीं थी। 4.5% की गिरावट हमने आईटी सेक्टर में देखने को मिली थी, और इन्फी ने भी कुछ खास अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखाया था। चलिए, कैसी रह सकती है ये पूरी सीरीज, और आपको ये भी बता दूं अब बाजार में एक ऊपरी स्तरों से तेज गिरावट देखने को मिल रही है। अब हम कभी भी 8,350 के नीचे ट्रेड करके लाल निशान में भी आ सकते हैं। बाजार पर आपकी नजरें बिल्कुल टिकी रहनी चाहिए। एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं सिमीभौमिक.com की सिमी भौमिक और शर्मिला जोशी.com की शर्मिला जोशी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। शर्मिला, जिस तरह से बाजार ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पा रहा है, कैसे देखती हैं आप? और ये बताइए, एक कमजोर मार्च सीरीज के बाद अप्रैल की सीरीज को आप किस तरह से देख रही हैं? यहाँ पर भी क्या कुछ गिरावट ही देखने को मिलेगी? क्या हम 8,200 तक गिर जाएंगे, या आपको लगता है खरीदारी शुरू कर देनी चाहिए, एक तेजी का रुख देखने को मिलेगा? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मुझे लगता है कि डेफिनेटली अप्रैल सीरीज मार्च से बेहतर रहेगा। मेरे हिसाब से जितनी गिरावट हमने मार्च में देखी उतनी नहीं हम देखेंगे अप्रैल में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत रनअवे मार्केट रहेगा। खास करके ये पहला हफ्ता थोड़ा सॉफ्ट ही रहेगा, क्योंकि जैसे आप डिस्कस कर रहे थे काफी छुट्टियां है अगले हफ्ते, तो उसके चलते आई थिंक 1-2 दिन तो लोग थोड़ा इतने जल्दी में नहीं रहेंगे कि वो नई पोजीशंस बनाए। दैट सेड, आई थिंक यस, इट्स टाइम टू स्टार्ट बाइंग, क्योंकि ये कहना कोई भी रिटेल क्लाइंट के लिए बड़ा मुश्किल रहेगा कि क्या लो रहेगा, क्या to try and sort of fish for the bottom. So I think you have to look at individual stocks और कौन लेवल्स पे है, do they look fundamentally okay, और उसके बाद एक डिसीजन लेके आई थिंक बाइंग चालू कर देनी चाहिए। बट इतना ही है कि आई थिंक कि डोंट बाय एवरीथिंग, क्योंकि शायद आपको थोड़े लोअर लेवल्स देखने मिले, तो उसके चलते आई थिंक मे बी डू 20% ऑफ योर बाइंग एट करंट लेवल्स। हाय सिमी, गुड मॉर्निंग। हमने देखा है अपने हाई से निफ्टी ने करीब 8.5% गवा दिए हैं, और अपने हाई से बैंक निफ्टी ने भी करीब 15% गवा दिए हैं। क्या लगता है, और थोड़ी गिरावट आएगी या फिर यहाँ पर बाजार संभल जाएंगे? गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग हेमंत। मैंने कल ही कहा था कि निफ्टी का चार्ट भी वीक है और उससे भी ज्यादा वीक बैंक निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी में मैंने एक कल सपोर्ट दिया था जो कि निफ्टी का 14 और 15 जनवरी का गैप है, वो 8380 से 8326 के बीच में था और निफ्टी का कल का लो 8325 के आसपास बना था। आज सुबह निफ्टी ऊपर तो जरूर खुला था, मेंटेन नहीं किया, मतलब ओवरऑल निफ्टी वीक ही है। बट जब तक 8325 टूट नहीं जाता है डिसाइसिवली कल का लो, तब तक वापस दोबारा सेलिंग करके कुछ फायदा नहीं होगा। हाँ, वो लेवल टूट जाने से हो सकता है हम लोग 8300 से 8290 के आसपास भी जाके सेटल करें। ओवरऑल वीक है और मोस्टली बैंकिंग सेक्टर से वीकनेस आ रहा है। आज का मार्केट में सहारा मिल रहा है सिर्फ आईटी स्टॉक्स से और मुझे लगता है कि बैंकिंग सेक्टर अभी इतना वीक है। इनफैक्ट प्राइवेट सेक्टर में अगर मैं देखूं, एक्सिस, यस बैंक, कोटक बैंक अपना हाई से नीचे आ चुका है। सिर्फ एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक फिर भी एक मैनेज करने का कोशिश कर रहा है। पीएसयू बैंक में भी बहुत वीकनेस है, करीब ऊपर में खुला था, कोई भी ऊपर में सस्टेन नहीं कर रहा है। सारे बैंकिंग मतलब पीएसयू बैंक सारे ऊपर से नीचे आ गया है। और बैंक निफ्टी में सिर्फ मैं अगर लेवल्स के बारे में कहूंगी तो मैं यही कह सकती हूँ कि 18,200-300 के आसपास बैंक निफ्टी का सपोर्ट था। वो सपोर्ट 2 दिन पहले या कल मार्केट ने तोड़ा था और उसके बाद से अगर मतलब टेक्निकली कोई लेवल देखे 18,300 के नीचे बैंक निफ्टी का नेक्स्ट मेजर सपोर्ट करीब 17,500 के आसपास आता है। कल बैंक निफ्टी वहां तक नहीं गया था उतना नीचे, पर करीब 17,700 के आसपास लो बनाया था। आज भी अगर वो लो टूट जाता है तो 17,500 तक जाने का पूरा कोशिश बैंक निफ्टी जरूर करेगा, क्योंकि वही एक मेजर सपोर्ट है जो 18,200-300 के नीचे बैंक निफ्टी का आता है। और सुबह का जो मोमेंटम बैंक ने दिखाया था या बैंक निफ्टी ने दिखाया था, उस मोमेंटम में भी बैंक निफ्टी 18,200-300 का लेवल क्रॉस नहीं किया। यही बैंक निफ्टी के लिए एक वीकनेस का बात है। मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में अभी भी सेल ऑन रैली स्ट्रेटेजी अपनाना पड़ेगा और निफ्टी में मैं फिर भी कोशिश करूंगी ढूंढने के लिए कहां पे सपोर्ट मिलता है, वहां पे शायद मैं बाई करने का सलाह दे बैंक निफ्टी तो जाहिर सी तौर पर सेल ऑन रैलीज का ही है, लेकिन आप देखिए इसी बीच जैसा कि हम कह भी रहे थे, कभी भी बाजार लाल निशान में आ सकता है। निफ्टी आप देखिए अब लाल निशान में ट्रेड करता हुआ, सेंसेक्स भी बिल्कुल इंतजार कर रहा है हारे से लाल निशान में जाने के लिए। मिड कैप स्टॉक्स में ज्यादा तेज गिरावट, 1/4% की कमजोरी यहाँ देखने को मिल रही है। इसी बीच अनीता जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अनीता जी नमस्कार, बताइए कहाँ से फोन कर रही हैं और क्या सवाल है आपका? करी थी तो आंसर आया है। हाँ बताइए आपका क्या सवाल है? चलिए क्वेश्चन पूछते हैं। हेलो जी पूछिए, आपका सवाल क्या है? आपने स्टेट बैंक के शेयर खरीद रखे हैं मैम? हाँ, स्टेट बैंक के है 313 के भाव से 100। ओके। और बैंक ऑफ इंडिया है 325 के भाव से 100। ओके। और पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स आपको काफी पसंद है, ये बताइए ट्रेडिंग का नजरिया रखा था या फिर इन्वेस्टमेंट का नजरिया था यहाँ पर? ट्रेडिंग के हिसाब से ही था। तो आपने इतने ऊंचे भाव पर खरीद रखा है। बैंक ऑफ इंडिया सही भाव है, आप सही बता रही हैं, 325 के भाव पर आपने खरीदा है? हाँ। ओके, 130 रुपए प्रति शेयर का नुकसान हो रहा है। पिछली सीरीज में भी शर्मिला हमने देखा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने करीब 11% तक की गिरावट दिखाई, बैंक ऑफ इंडिया ने भी कमजोर प्रदर्शन दिखाया। क्या राय है आपकी इन दोनों ही बैंकों पर? हाँ, आई थिंक कि अगर ट्रेडिंग के हिसाब से लिया था तो ज्यादा थोड़ा आई थिंक एक स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए था, क्योंकि खास करके बैंक ऑफ इंडिया में तो आई थिंक इट्स बिकम ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द बाइंग प्राइस। जहां तक ओवरऑल स्टॉक्स का नजरिया है, आई थिंक एसबीआई पे आई एम क्वाइट पॉजिटिव, क्योंकि जिस तरह के नतीजे आए और जिस तरह से बाकी पीएसयू बैंक्स के मुकाबले एसबीआई के नतीजे काफी अच्छे थे, तो उसके चलते आई थिंक एसबीआई में आप बने रह सकते हैं। थोड़ा यहाँ से और भी अगर जैसे सिमी कह रही थी कि बैंक निफ्टी में अभी भी वीकनेस जारी है, तो अगर आपको थोड़े लोअर लेवल्स दिखे तो शायद आप एवरेज करने का भी सोच सकती है। फिर बैंक ऑफ इंडिया आई एम नॉट सो श्योर, लेकिन आई थिंक इस रेट पे बेचना सही नहीं होगा, तो उस लिहाज से आई थिंक उसमें भी आप होल्ड ही करिए। होल्ड करिए दोनों इंश्योरों को, कुछ और समय दीजिए तभी कुछ आपको राहत मिलेगी। फिलहाल अगली बार अगर आप ट्रेडिंग का नजरिया रखें तो कृपया करके स्टॉप लॉस को जरूर रखें, उसको जरूर फॉलो करें। आज भी ये शेयर देखिए दबाव में ही ट्रेड करता हुआ 1.5% नीचे बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉक। चलिए, और स्पेक्ट्रम नीलामी के बाद टेलीकॉम शेयरों में आपको क्या रणनीति बनानी चाहिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ ब्रेक के बाद जुड़ेंगे इंडिया इन्फोलाइन के रिसर्च एनालिस्ट भावेश गांधी और केपीएमजी के जयदीप घोष। आप देखते रहिए सीबीसी आवाज।
सेंसेक्स अब 55 अंक ऊपर है, जो अभी लाल निशान में आ गया था, और निफ्टी में 10 अंक की बढ़त ही देखने को मिल रही है। लेकिन इसी बीच मिड कैप इंडेक्स की अगर आप नजर डालें तो यहां पर गिरावट और थोड़ी गहराती हुई 1.25% से थोड़ा सा ज्यादा की गिरावट आज देखने को मिल रही है। चलिए अब रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का। स्पेक्ट्रम नीलामी में कंपनियों ने बढ़ चढ़कर बोलियां लगाई हैं इस बार। जी हां, आइडिया जैसी कंपनी ने भी 30,000 करोड़ रुपए की बोलियां लगाई हैं। भारती एयरटेल ने 29,000 करोड़ की बोलियां, तो रिलायंस जियो ने 10,000 करोड़ तक की बोलियां इस बार लगाई हैं। सवाल ये उठता है कि कंपनियों ने ऊंची बोलियां लगाकर स्पेक्ट्रम तो खरीद लिया है, लेकिन क्या उनके पास अब आगे के निवेश के लिए पैसे बचे हुए हैं, और अगर हैं तो कितने? इस बोली का उनकी बैलेंस शीट पर किस तरह का असर देखने को मिलेगा? और लाख टके की बात, मेरे और आपके काम की बात तो यही है कि कॉल दरें क्या आगे चलकर बढ़ेंगी, और क्या अब टेलीकॉम कंपनियों की सर्विसेज में कुछ सुधार देखने को मिलेगा? चलिए इन सब पर मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ इंडिया इन्फोलाइन के रिसर्च एनालिस्ट भावेश गांधी और केपीएमजी के जयदीप घोष जुड़ चुके हैं। भावेश जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा, ये बताइए किस तरह से देखा आपने इन स्पेक्ट्रम के ऑक्शंस को? लगता है आपको भी क्या काफी एग्रेसिव बोलियां लगी हैं इस बार? इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग, प्राइसेस थोड़े एग्रेसिव थे, एंड हमारे एक्सपेक्टेशंस थोड़े ज्यादा थे, बट देन कंसिडरिंग के रिन्यूअल्स आर इन प्लेस नाउ, तो अभी वो एक अनसर्टेनिटी जो फैक्टर था मार्केट में रिस्पेक्ट टू प्राइसिंग क्या होगा, नाउ वी हैव अ फर्म प्राइस, एंड बेस्ड ऑन दैट आई थिंक यहाँ से मार्केट वुड फोकस ऑन द ऑपरेशनल पार्ट ऑफ द स्टोरी। जयदीप, आप भी क्या इसको ऐसे ही देखते हैं कि आगे 20 साल के लिए अब कोई चिंता की बात नहीं है? टेलीकॉम कंपनियों को जो पर्याप्त स्पेक्ट्रम चाहिए था वो उनको मिल चुका है, अब फोकस वो किस तरह से आगे काम करते हैं, सर्विसेज बेहतर करने पर करते हैं, उस पर रहेगा? बिल्कुल सहमत हूँ कि ये पहला जो 20 साल था इंडिया के 94, 95 से लेकर 2015 तक, ये एक हिसाब से ये जो ऑक्शन हुआ ये माइलस्टोन है। अभी नेक्स्ट जो 20 इयर्स है, नेक्स्ट जो 20 साल है, उसमें देखना है कि कैसे इंडस्ट्री बढ़े, और जो जो चीज हमने लास्ट 20 इयर्स में देखे हैं वो एक्चुअली आगे देखने को नहीं मिलेगा। वी हैव सीन एक्सप्लोसिव ग्रोथ की सब्सक्राइबर ग्रोथ बिल्कुल 0 से लेकर 900 मिलियन तक पहुंच गया है, करीब 90 करोड़ तक। आगे हम वो ग्रोथ नहीं देखेंगे क्योंकि इतना तो हो ही नहीं सकता, लेकिन वी विल सी लॉट ऑफ न्यू थिंग्स। आई थिंक एब्सोल्युटली राइट, फुल्ली अग्रीड। अगला 20 साल के लिए देखना है, और ऑक्शन अभी खत्म हो गया, आगे नॉर्मल बिजनेस को बढ़ाना है सबको। सरकार चाहती थी जयदीप कि दरअसल 31 मार्च से पहले सरकार के पास में 28-29 हजार करोड़ रुपए आ जाएं, जो उनके बनते हैं 25% जो स्पेक्ट्रम का ऑक्शन हुआ है उसकी रकम। आपको क्या लगता है, इसका थोड़ा उनको इंतजार करना पड़ेगा जब तक सुप्रीम कोर्ट का फाइनल आउटकम नहीं निकल कर आएगा, जो मामला चल रहा है तब तक कंपनियां दरअसल नहीं देने वाली हैं पैसा, या आपको लगता है कंपनियां 31 मार्च से पहले सरकार को पैसा दे देगी? सरकार ने दरअसल कहा है कि पैसा हमें दे दीजिए, हमें अभी 31 से पहले चाहिए। नहीं, सरकार ने तो कल मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी भी इन्होंने भी रिक्वेस्ट किया है, तो देखना पड़ेगा। लेकिन अभी करंट फाइनेंशियल ईयर में मेरे ख्याल से 3-4 दिन बाकी है। ये 3-4 दिनों में जो कंपनी का जो अरेंजमेंट्स करना है, जो बोर्ड अप्रूवल्स भी चाहिए होंगे और इंटरनल प्रोसेस भी होंगे, थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा है कि ऑल द पेमेंट्स बिल्कुल अगले 3-4 दिन में, मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है। बट आई थिंक द इंडस्ट्री विल मेक एन एफर्ट टू to keep the request, जो मिनिस्टर्स ने जो कल he made that request। भावेश, हमने देखा था ऑक्शन से पहले कुछ कंपनियों ने पैसे जुटाए थे, कुछ कंपनियों ने शेयर बेचे थे और पूंजी जुटाई थी, इस ऑक्शन की तैयारी की थी। ये बताइए, अब बैलेंस शीट्स आपको इन कंपनियों की कैसी लग रही है? खासतौर पर आइडिया के लिए ये स्पेक्ट्रम काफी इंपॉर्टेंट था, और ऐसी कंपनियों के लिए जिनको अपना पुराना स्पेक्ट्रम को रिन्यू करना था, बैलेंस शीट की पोजीशंस कैसी हैं और आगे की ग्रोथ अब देखने को मिल सकती है? इतना पर्याप्त पैसा है इन कंपनियों के पास क्या? आइडिया की बैलेंस शीट प्रोबेबली ऑक्शंस के बाद डेट थोड़ा डेट काफी हद तक इंक्रीज हो जाएगा बैलेंस शीट पे। ऑब्वियसली डिफर्ड पेमेंट का स्ट्रक्चर है, तो सारा लोड तो ये FY15 में नहीं दिखेगा, बट इवन सो जो 29-30,000 करोड़ का जो पे आउट आया है दोनों कंपनीज के लिए, भारतीय और आइडिया, मेरे हिसाब से यस डेट बढ़ेगा, लीवरेज रेशियोज भी आपके थोड़े वर्सन होंगे, बट इसके सामने में दूसरा अदर साइड ऑफ द इक्वेशन ये है कि शायद वॉइस रियलाइजेशन, वॉइस प्राइसिंग
थोड़े इंच अप होंगे। जैसे इवन विदाउट द ऑप्शंस, बिफोर द ऑप्शंस, अगर आप पिछले 2-3 क्वार्टर के रिजल्ट से नजर डालें तो वॉइस प्राइसिंग हैज इंच्ड अप फॉर बोथ द कंपनीज। सो ये बायस आई थिंक मेरे हिसाब से ऊपर की तरफ ही रहेगा। although again that will have its own dynamics कि हर सर्कल में क्या कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी है, क्या प्रेशर है, नए प्लेयर्स, एक नया प्लेयर भी आने वाला है, तो क्या डायनामिक्स रहेंगे, आई थिंक दैट विल हैव टू वेट एंड वॉच आउट दैट फॉर। जयदीप, आपको क्या लगता है कि अब यहाँ से कॉल की दरें बढ़नी शुरू हो जाएंगी? कंपनियां जो पहले स्कीम्स एट्रैक्टिव ला रही थी उनको कम से कम रोकेंगी और कंपनियां अपने मार्जिन्स को अब सुधारने की कोशिश करेंगी, या एग्रेसिव स्कीम्स आगे भी चलकर देखने को मिलेंगी? आपका क्या एनालिसिस कहता है? ज्यादातर जो को स्पीकर मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूँ। थोड़ा सा कॉल रेट फर्म अप हुआ है और थोड़ा सा बढ़ भी सकता है, लेकिन देखिए इंडिया में 98% आपका प्रीपेड कस्टमर है। उसका जो एवरेज मंथली जो रेवेन्यू देते हैं कस्टमर टेलीकॉम कंपनी को 100 रुपीज है, आरपू जिसको कहते हैं, एवरेज रेवेन्यू 100 रुपीज है। उसमें अगर 5-10% भी बढ़ जाए तो एक्चुअली पर यूजर इट इज अबाउट 5 or 10 रुपीज, विच इज नॉट अ बिग डील। हम लोग आई थिंक काफी ज्यादा सोच रहे हैं कि टैरिफ बढ़ जाए। सेकेंडली जो डेटा प्राइसेस है वो उस पर तो बढ़ने के चांसेस है नहीं। इनफैक्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमको ये देखने को मिलेगा डेटा प्राइस एक्चुअली कम हो जाएगा, बिकॉज ग्लोबली ऐसे ही होता है। डेटा अभी अपटेक बहुत ज्यादा है, ग्रोथ हाई है, तो प्राइस हैज टू बी नीचे आना चाहिए ताकि आपका डिमांड बढ़े और डेटा यूजेज बढ़े कंट्री में। स्मार्टफोन के प्राइसेस भी कम होते जा रहे हैं, सो आई थिंक डेटा प्राइसेस कम होते जाएंगे। वॉइस टैरिफ जो है वो थोड़ा, जैसे को स्पीकर ने कहा, ये थोड़ा सा ऊपर हो सकता है या फर्म रहेगा, एटलीस्ट नीचे नहीं आना चाहिए। बट ओवरऑल आई थिंक यही ट्रेंड रहेगा अगले कुछ क्वार्टर्स के लिए। भावेश, आखिरी सवाल आपसे ये बताइए, क्योंकि अब ये स्पेक्ट्रम ऑक्शन का जो हैंगओवर था वो एक तरह से खत्म हो चुका है, फोकस अब अगले 20 सालों के ऊपर होगा इन कंपनियों का। आगे चलकर कौन सी कंपनी सबसे ज्यादा अच्छा प्रदर्शन दिखा सकती हैं? पिछली सीरीज में भी हमने देखा था टेलीकॉम कंपनियों ने एक अच्छा प्रदर्शन दिखाया था। आपका हाई कन्विक्शन बाय इस स्पेस में कौन सा होगा? हमारे टॉपिक के सेक्टर में भारती है और फॉलोड बाय आइडिया इन दैट ऑर्डर। ओके, भारती और आइडिया, ये वो दो स्टॉक्स हैं जो अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। शुक्रिया भावेश और जयदीप, आप दोनों का समय निकालने के लिए और आज टेलीकॉम ऑक्शंस पर अपनी राय हमसे शेयर करने के लिए। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद सवाल जवाब का सिलसिला वापस से शुरू करेंगे। शर्मिला और सिमी हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं। आप देखते रहिए CNBC हमारे। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं सौदा आपका, और काफी सारी महिला दर्शक हैं जो हमारे साथ फोन लाइन पर एक के बाद एक जुड़ रही हैं, अपने सवालों के जवाब जानना चाहती हैं। मैक्स इंडिया खरीदा है संगीता जी ने। संगीता जी बताइए, कहाँ से फोन कर रही हैं आप? हाँ, इंदौर से बोल रही हूँ सर मैं। बताइए क्या सवाल है पूरा आपका? हाँ, मैंने ट्रेडिंग पर्पस के लिए उस दिन मैक्स का 150 शेयर्स लिया था 513 पे। उस दिन उसका मैक्स हाई था 516 और मैंने 513 पे लिया था, लेकिन बाद में वो जो नीचे आ गया, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं होल्ड करूँ, कितने दिन तक होल्ड करना पड़ेगा इसको मुझे। ये आप उस दिन की बात कर रहे हैं जब शायद इंश्योरेंस बिल पास हुआ था? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। उस दिन जी हाँ 513 पर आपने खरीदा था। ऊपरी भाव पर थोड़ी सी फंस गई है। सिमी बताइए क्या करना चाहिए इन्हें? ट्रेडिंग का नजरिया है, स्टॉप लॉस कहाँ रखें ये भी बताइए। देखिए हेमंत, ये स्टॉक वीकनेस तो दिखा रहा है शॉर्ट टर्म चार्ट में, पर मेजर सपोर्ट के आसपास है। 427 के आसपास मेजर सपोर्ट है और कल का लो इसका 432 के आसपास था। जब तक ये स्टॉक ये दोनों लेवल को होल्ड करता है 432 एंड 427, तब तक ये स्टॉक अगर शॉर्ट टर्म के नजरिया से भी है तो भी मैं होल्ड करने का सलाह दे रही हूँ। मुझे लगता है कि 427 और 432 का लेवल अगर नहीं तोड़ेगा तो इसमें वापस एक रिकवरी देखने को मिल सकता है, ये शॉर्ट टर्म में। और मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए अगर ये सवाल होता तो मैं ये कहती कि बिल्कुल चिंता मत कीजिए, होल्ड कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस चार्ट में इतना स्ट्रेंथ है, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म चार्ट में बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ है, जिसके लिए मैं ये कहूंगी कि ये स्टॉक अभी भी ओवरऑल बुलिश ही है। मार्केट का जब ये वीकनेस खत्म हो जाएगा तब ये वापस रिकवर करेगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए तो होल्ड जरूर कीजिए, अगर शॉर्ट टर्म का है तो आपको वो स्टॉप लॉस फॉलो करना पड़ेगा। 427 का मैक्सिमम क्लोजिंग बेसिस पर कीजिएगा। ओके, सपना जी ने भी हमें फोन किया है पुणे से। अडानी पावर पर इनका सवाल है। सपना जी बताइए क्या सवाल है पूरा, किस भाव के शेयर आपने खरीदे हुए हैं?
हाँ, मैंने 600 शेयर्स अदानी पावर के 57 पे लिए हैं जी। और एक और क्वेश्चन है, मैंने स्पार्क लिया है 30 शेयर्स एट 506। ओके, सो कैन यू प्लीज हेल्प मी? और स्पार्क आपने 506 रुपए के भाव पर खरीदा है। मुझे आपकी बात से ऐसा लग रहा है आप ट्रेडर हैं, ट्रेडिंग के नजरिए से आपने पोजीशंस बनाई है। या शॉर्ट टर्म, या शॉर्ट टर्म का ये नजरिया है। सिमी बताइए, स्पार्क और अडानी पावर क्या करना चाहिए? देखिए, अदानी पावर मैं पहले बता दूं, अदानी पावर चार्ट वीक है, पर ओवरऑल एक सपोर्ट को होल्ड करने का कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है कि इसमें आपको थोड़ा बहुत टाइम देना पड़ेगा। अगर बहुत ही शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो आपको डाउन साइड थोड़ा सा और देखने को मिल सकता है, क्योंकि चार्ट में वीकनेस जो है लग रहा है कि ये वापस 40 के आसपास आके सेटल कर सकता है। शॉर्ट टर्म का नजरिया से ये स्टॉक अच्छा नहीं लग रहा है, पर लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है। हो सकता है 40-38 के आसपास जो सपोर्ट है वो सपोर्ट ये वापस टेस्ट करेगा। और स्पार्क मतलब सन फार्मा एडवांस, इसमें मेरा जो व्यू है बहुत ही अच्छा है। और इनफैक्ट इसमें जो रैली देखा गया था 600 के आसपास हाई बना के फिर वहां से सेल ऑफ हुआ है, ये जो सेल ऑफ हुआ है ये स्टॉक को अच्छा ही करने के लिए किया है, क्योंकि ये जो रैली देखा गया था वो एक बहुत ही शॉर्ट टाइम फ्रेम में बहुत बड़ा रैली इसमें देखा गया था। तो अभी इस करेक्शन को कहां पे ये खत्म करता है ये वॉच करना पड़ेगा। अगर ये 450 के आसपास रुक जाता है तो ठीक है, वहां पे एक बेस बनना चाहिए। 450 से 440 के आसपास एक सपोर्ट भी है स्टॉक का, और अगर ये सपोर्ट टूट गया तो ये स्टॉक 400 के आसपास भी जा सकता है। वहां पे इसका मेजर ब्रेकआउट हुआ था 400 से 380-90 के बीच में से ही स्टॉक में एक फ्रेश ब्रेकआउट देखा गया था। जब तक वो रेंज ब्रीच नहीं करेगा, मीडियम टर्म से लॉन्ग टर्म के लिए भी ये स्टॉक मेरा रडार में है और मैं इसमें होल्ड करने का ही सलाह दे रही हूँ। मुझे लगता है आपको अच्छा रिटर्न लॉन्ग टर्म के लिए मिल सकता है, पर अगर आपका शॉर्ट टर्म का नजरिया बहुत ही शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो 450 के नीचे आपको स्टॉप लगा के वेट करना पड़ेगा। और अगर 2 ट्रेडिंग सेशन में ये 450 का लेवल क्लोज करता है तो आपको निकल जाना पड़ेगा। ओके, चलिए एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। शोभा नायर जी ने हमें फोन किया, मुंबई से ही आया फोन। शोभा जी बताइए, कौन से शेयर में आपने कितने शेयर खरीदे? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एसआर ऑयल 200 शेयर जी 67 का रेट पे लिया था। 57 57 67 के रेट पर आपने लिया था। ओके, और इस समय आपको मुनाफा हो रहा है? हाँ, ओल्ड वेरिएंट क्या भी चलो। एसआर ऑयल बताइए शर्मिला, क्या राय रखती हैं, क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से उनको यहाँ होल्ड करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ऑयल एज ए स्पेस खास करके जिस द पार्ट ऑफ द मार्केट दैट एसआर ऑयल इज इन, आई थिंक उनके लिए चीजें सुधरी है। तो उस लिहाज से, क्योंकि वैसे भी आई थिंक उनका यानी शी मस्ट बी होल्डिंग दिस स्टॉक फॉर सम टाइम, और अगर वो एक लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर है तो आई थिंक जरूर बने रहिए। आई वुड सी टारगेट्स ऑफ अबाउट 135 ऑन द स्टॉक। चलिए होल्ड करिए, यहाँ पर ये राय दे रही हैं हमारे एक्सपर्ट। इसी बीच मधु जी ने भी फोन किया है, जबलपुर से ये फोन आया है। मधु जी बताइए, आपका कौन सा सवाल है, कौन से शेयर में आपने खरीदारी की? सर, हमारे पास एनएफएल के 4000 शेयर्स है 42 के रेट के, ओके, और आरसीएफ के 2000 शेयर्स है 69 के रेट के। दोनों ही सरकारी कंपनियों पर आपको पूरा भरोसा है? सर लिया तो है। जी जी, ये बताइए लंबी अवधि के लिए लिया है, ट्रेडिंग के लिए लिया है? ये नहीं लिया, ट्रेडिंग के लिए था, लेकिन इसमें स्टॉप लॉस नहीं लगाया था इसमें। ओके, चलिए एक बार फंडामेंटल राय ले लेते हैं। आरसीएफ कैसा लगता है शर्मिला आपको, और एनएफएल में क्या करना चाहिए? आप होती इनकी जगह तो क्या करती हैं, बताइए। वेरी ऑनेस्टली, विद इन द फर्टिलाइजर स्पेस इन स्टॉक्स को मैं नहीं खरीदती। विद इन द फर्टिलाइजर स्पेस आई प्रेफर टाटा केमिकल्स, या तो स्टॉक लाइक यूनाइटेड फॉस्फोरस या रैलिस। तो मेरे हिसाब से कि इन तरह के स्टॉक्स पर मेरा ध्यान ज्यादा रहता। आई थिंक इन स्टॉक्स में एक सब्सिडी की स्टोरी हमेशा रहती है, गवर्नमेंट फर्टिलाइजर कंपनीज खास करके क्योंकि है, और एक लैंड बैंक की स्टोरी हम हमेशा सुनते रहते हैं। तो दैट सेड, आई थिंक एज आई सेड, इट्स नॉट माय फेवरेट सेक्टर, और वो फेवरेट सेक्टर में ये स्टॉक्स तो वैसे भी नहीं रहते। लेकिन आई थिंक मौजूदा प्राइस पे शायद बेचना गलती होगी।
तो थोड़ा और इंतजार करें। आई थिंक लेट वन मोर क्वार्टर पास, तब तक एक मानसून का भी पिक्चर हमें सामने साफ होगा कि, और वैसे भी नॉर्मल मानसून एक्सपेक्टेड है, तो उसके चलते शायद इन स्टॉक्स में थोड़ी एक बढ़त देखे, एक मोमेंटम आए, तो उसके लिए आप एक क्वार्टर और रुक जाइए। चलिए, एक क्वार्टर और रुक जाइए। और नतीजे हम देख रहे हैं पिछले कुछ क्वार्टर से आरसीएफ के काफी अच्छे आ रहे हैं। सिमी, ये बताइए चार्ट्स पर कैसे लगते हैं दोनों स्टॉक्स आपको? देखिए हेमंत, चार्ट्स पर राष्ट्रीय केमिकल वीक है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि अगर बहुत ही शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो एक रैली यूज करना पड़ेगा निकल जाने के लिए, नहीं तो मेजर सपोर्ट इसका 48 के आसपास है। 52 से 48 एक मेजर सपोर्ट एरिया है, और अगर उनको होल्ड करना है तो 48 का स्टॉप लॉस के साथ बने रह सकते हैं, क्योंकि वो लेवल अगर टूट गया तो मीडियम टर्म के लिए स्टॉक फ्रेश वीकनेस दिखाएगा चार्ट्स पर। तो फिलहाल मैं 48 का स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने का सलाह दे रही हूँ, और एक रैली का यूज करने के लिए कह रही हूँ, एग्जिट करने के लिए। नेशनल फर्टिलाइजर सेम वीक चार्ट है, और मुझे लगता है कि अगर ये स्टॉक कोई रैली देता है और 30 के आसपास मिलता है तो निकल जाइए, नहीं तो ये स्टॉक बहुत जल्दी कुछ अच्छा करेगा ऐसा कुछ नहीं लगता है, उम्मीद नहीं है। दोनों चार्ट्स पर वीक है, कमजोर चार्ट से यहाँ पर ये राय निकल कर आ रही है। रायपुर से आशा शर्मा जी ने भी हमें फोन किया। आशा जी नमस्कार, बताइए आप क्या जानना चाहती हैं? मैं बोलना चाह रही थी कि मैंने ये शारदा एनर्जी लिया है, तो आगे 5 साल तक मैं ये रखना चाहती हूँ। 5 साल का नजरिया है इसमें आपने? हाँ, तो रखना चाहती हूँ मैं इसको, तो क्या है, रखना चाहिए कि निकल जाना चाहिए? किसके कहने पे आपने इस स्टॉक में निवेश किया था? खुद रिसर्च की थी या कहीं से सलाह किसी ने आपको दी थी? हाँ, मेरे हस्बैंड के से थोड़ा सा कुछ ऐसे करके। ओके, चलिए 60 रुपए प्रति शेयर का नुकसान इस समय आपको हो रहा है। ये बताइए शर्मिला, फंडामेंटली कैसी लगती है आपको ये कंपनी? काफी विवादों में घिरी रही है। बिल्कुल, और आई थिंक एज अ सेक्टर भी एनर्जी एज अ स्पेस हमने कोई भी रिकवरी नहीं देखी है। इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों में और एक सेलिंग ही देखी है अक्रॉस पावर एनर्जी स्पेस, तो उसके चलते आई एम लिटिल स्केप्टिकल। लेकिन क्योंकि उनका नजरिया काफी लंबा है, मेरे हिसाब से और 1-2 क्वार्टर देखे, क्योंकि जिस तरह से डेवलपमेंट्स हो रही है, ऐसा लग रहा है कि पावर एज अ सेक्टर इज गेटिंग इट्स ड्यू अटेंशन। और जिस तरह से गैस इंपोर्ट करने की बात हो रही है, कोल ऑक्शंस की बात हो रही है, बट एज यू सेड क्योंकि ये स्टॉक थोड़ा एक वो बाकी इश्यूज में भी घिरा रहता है, अगर आपको थोड़ी बहुत यहाँ से पूरे स्पेस में बढ़त दिखे तो मेरे हिसाब से आपको इसमें से निकल जाना चाहिए। चलिए, एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मध्य प्रदेश से कुमारी जी ने फोन किया है। बताइए एमपी में कहाँ से फोन कर रही हैं आप? मैं इधर से कर रही हूँ। जी जी बताइए। हाँ, 67 रुपीज पे मैं पीटीसी इंडिया फाइनेंस किया था, उसकी क्या स्थिति है थोड़ा बताएं। और आपने लंबी अवधि के लिए शेयर में पोजीशंस बनाई हैं या आपको हाँ, लंबी अवधि, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं पीटीसी इंडिया फाइनेंस? कैसा लगता है आपको ये शेयर? शर्मिला बताइए। जैसे अपनी जो अर्लियर स्टॉक था उसके ऊपर भी जिस तरह से चर्चा चल रही थी, आई थिंक ये पूरा सेक्टर ही जिस तरह से एक बीटन डाउन सेक्टर रहा है, तो उसमें ऐसे नहीं लगता कि बहुत जल्दी रिकवरी आएगी, खास करके ऐसे कंपनी में जो एक पावर ट्रेडिंग के फाइनेंस में है। तो आई थिंक उनको अगर वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो इसमें आप बने रह सकते हैं, क्योंकि एज सच फंडामेंटली देयर आर नो अदर कंसर्न्स फॉर दिस कंपनी एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि जिस तरह से पूरा वो सेक्टर ही बीटन डाउन रहा है और जिस तरह से लेवरेज रहा है पूरे सेक्टर में, तो इसमें से निकलने को उनको टाइम लग सकता है। तो अगर वो एक 12 से 18 महीने का आउटलुक रखे तो इसमें बनी रह सकती है। चलिए, तो ये राय इस शेयर पर निकल कर आ रही है, लेकिन बाजार देखिए थोड़ी रिकवरी करने के मूड में है इस समय। अब करीब 100 अंक ऊपर सेंसेक्स ट्रेड कर रहा है, लेकिन अपने दिन के हाई से निफ्टी अभी थोड़ा दूर है। आज 8400 के ऊपर जरूर निकला था एक समय में निफ्टी, देखना होगा वापस उस स्तर तक जा पाता है या फिर नहीं। लेकिन कुछ और महिला दर्शकों के सवालों के जवाब देंगे ब्रेक के उस पार। हमारे दोनों ही मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर, और हम आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। जी हाँ, आज हम लेडीज स्पेशल, जी हाँ, महिला दर्शकों के सवालों के जवाब दे रहे हैं, और हमारे साथ स्टूडियो में हमारी खास मेहमान सिमी और शर्मिला जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर पुणे से एक और दर्शक जुड़ चुकी हैं। शमा जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका?
हाय। मेरे पास एक्साइड इंडस्ट्रीज के 2000 शेयर्स हैं 190 के रेट पे। ओके। और डिशमन फार्मा के 2000 शेयर्स है 185.50 के रेट पे। तो आई वांटेड टू नो कि क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, क्योंकि अभी फिलहाल तो डिशमन 162 या 63 पे चल रहा है। और ये बताइए, आपने लंबी अवधि का नजरिया रखा है एक्साइड और डिशमन दोनों में? एटलीस्ट 2 to 3 मंथ्स। 2 to 3 मंथ्स का नजरिया है आपका। सिमी बताइए, डिशमन के चार्ट्स कैसे लगते हैं और एक्साइड इंडस्ट्रीज यहाँ पर इनको करीब 11 रुपए प्रति शेयर का नुकसान हो रहा है, क्या करना चाहिए? डिशमन हेमंत चार्ट फिर भी कोई उतना वीकनेस नहीं है जितना मार्केट में है। मुझे लगता है कि एक स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना ही बेहतर होगा। एक मेजर जो मूविंग एवरेजेस है वो करीब 159 के आसपास है, एक 153 के आसपास है। तो करंट लेवल से बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है। मैं 150 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के उनको होल्ड करने का ही सलाह दे रही हूँ, क्योंकि चार्ट में उतना वीकनेस नहीं है। और रहा सवाल एक्साइड की, तो मैं ये कहूंगी कि एक्साइड मुझे होल्ड करने के लिए कहना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये स्टॉक थोड़ा बहुत जो वीकनेस चार्ट्स में है वो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म का जो मार्केट में जो सेल ऑफ देखा गया था उसके बाद आया है, पर ओवरऑल चार्ट जो है उतना खराब नहीं है। आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अगर मार्केट सुधरेगा तो ये स्टॉक भी रिकवरी दिखा सकता है। आपको थोड़ा सा पेशेंस से काम लेना पड़ेगा। इसका जो मेजर सपोर्ट एरिया वो 170 के आसपास है। आपको अगर स्टॉप लॉस लगाना है तो 170 के नीचे स्टॉप लगा के वेट कीजिए और देखिए ये स्टॉक वापस 200 से 210 का रेंज जो जहाँ पे इसका रेजिस्टेंस है वो क्रॉस कर रहा है कि नहीं, आपको वेट करना चाहिए। ओके, दिल्ली से एक और दर्शक का कविता जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। बताइए कविता जी, क्या सवाल है आपका? हेलो, मैं पूछना चाहती हूँ कि मैंने वेंकीज इंडिया के 50 शेयर खरीदे हैं 490 के रेट पे, और ज्योति स्ट्रक्चर्स के भी 50 शेयर्स खरीदे हैं 46 पे रेट के। तो ये दोनों में अभी मुझे लॉस हो रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए अभी? और आपने ट्रेडिंग के नजरिए से पोजीशंस बनाई है, लंबी अवधि का नजरिया इन दोनों शेयरों में? ट्रेडिंग के लिए ही खरीदा था, लेकिन अभी होल्ड करके रखा है मैंने। वेंकीज आप ट्रैक करती हैं क्या शर्मिला? हाँ बिल्कुल, आई थिंक इट्स अ नीश काइंड ऑफ अ प्ले, क्योंकि जिस तरह का पोल्ट्री का जो frozen sort of related business है, plus I think they are also a smaller division that makes pet food etc. तो I think दोनों काफी नीश है, और अगर आप ये पूरा कंजम्पशन प्ले के हिसाब से चले तो आई थिंक आगे चलकर इसमें आपको जो आपका बाइंग प्राइस है उससे भी ज्यादा आई थिंक मिल सकता है, लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। और इस दिस होल हमने जो रिकवरी नहीं देखी अब तक कंजम्पशन साइकिल में, उसमें अगर हम रिकवरी देखते हैं तो आई थिंक वेंकीज के नतीजे भी आगे चलकर बेहतर होने आपको यू विल सी इट प्लेइंग आउट इन द नंबर्स। तो उसके चलते आई थिंक आई वुड स्टे इन्वेस्टेड इन वेंकीज विद अ 12 to 18 मंथ पर्सपेक्टिव। ज्योति स्ट्रक्चर के चार्ट्स कैसे लगते हैं आपको? हेमंत, ज्योति स्ट्रक्चर चार्ट्स पर मुझे नहीं लगता है कि उतना इंटरेस्टिंग लग रहा है। जो शॉर्ट टर्म चार्ट वीक है, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, तीनों ट्रेंड इसका खराब है। और 25 रुपया में भी ये स्टॉक लग रहा है कि इसमें डाउनसाइड है, आ सकता है। कल का जो लो था 23 का, वो लो अगर टूट जाएगा तो इसमें फ्रेश वीकनेस आ सकती है। अगर इनका शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो मुझे लगता है कि उनको निकल जाने का ही सलाह देना पड़ेगा। 19 का टारगेट शॉर्ट टर्म में आ सकता है। और कल का जो लो मतलब 23-24 का जो लो कल इसने लगाया है, वो लो अगर होल्ड करता है तो एक रैली उनको देखने को मिल सकता है, जो रैली इसको 30 के आसपास ले जा सकता है। अगर 30 का लेवल क्रॉस करके सस्टेन नहीं करेगा तो भी एग्जिट लीजिए, नहीं तो आपको 23 के नीचे एग्जिट करना पड़ेगा। अगर मीडियम टर्म का नजरिया है तो 19 तक होल्ड कीजिए। ओके, चलिए प्रिया जी ने भी मुंबई से हमें एक SMS भेजा है। एमको पर इनका सवाल है। 59 रुपीस के भाव के 500 शेयर इनके पास हैं। हालांकि इन्होंने SMS में ये नहीं बताया कि लंबी अवधि के नजरिया है या फिर छोटी अवधि का। चलिए दोनों ही नजरिए जान लेते हैं। सिमी बताइए, शॉर्ट टर्म में एमको का चार्ट कैसा लगता है? इनकी पोजीशन काफी ऊपरी स्तरों पर लगती है। देखिए, एक ब्रेकडाउन हुआ है जो कि 37 के आसपास इसका 200 डेमा था, और उससे नीचे जब से ये स्टॉक फिसला है तब से इसमें फ्रेश वीकनेस आ गया है।
नेक्स्ट जो इमीडिएट जो सपोर्ट था, जो लास्ट लो था 35 के आसपास, वो दिसंबर महीने की लो था और उससे भी नीचे ये स्टॉक फिसल गया है, उससे नीचे मेंटेन भी कर रहा है। तो फ्रेश वीकनेस इसमें आ गया है। अब हो सकता है 29-28 तक ये स्टॉक जाएगा, पर ओवरऑल अगर इनको लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो मैं फिर भी वेट करने का सलाह दे सकती हूँ, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए 27 से 25 के बीच में एक अच्छा सपोर्ट आ सकता है स्टॉक में। अगर ये स्टॉक यहाँ से नीचे जाए 27 से 25 करंट लेवल से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, आप वेट कीजिए। और अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो एक रैली अगर मिलता है तो एग्जिट करना ही बेहतर होगा, क्योंकि बहुत जल्दी ये 37 से 40 के ऊपर जाकर सेटल करेगा, ऐसा नहीं लग रहा है चार्ट्स पर। बिल्कुल ऊंचे भाव का शेयर है इनके पास पड़ा हुआ शेयर मिला है हमको। आपको फंडामेंटली कंपनी कैसी लगती है? पिछले 3 महीने में फिलहाल 15% की गिरावट दिखा चुका है शेयर। यस, आई थिंक हम काफी ये स्टॉक ये सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक्स की चर्चा कर चुके हैं, वेदर पावर एंड रिलेटेड, और ये भी एक ट्रांसफॉर्मर कंपनी है। सो आई थिंक दे आर ऑल फीलिंग द सेम पेन, क्योंकि अगर प्रोजेक्ट्स नहीं चल रहे हैं तो जाहिर सी डिमांड है, एमको जैसे कंपनी के लिए भी डिमांड कम रहेगा, विच इज आई थिंक रिफ्लेक्टेड कि जिस तरह का अर्निंग्स रहा है कंपनी का और जिस तरह के वैल्यूएशंस पे वो ट्रेड कर रहा है, तो देयर इज नथिंग रियली अट्रैक्टिव अबाउट द स्टॉक फ्रॉम अ अर्निंग्स पर्सपेक्टिव। तो मेरे हिसाब से उनको पेशेंस बनाए रखना पड़ेगा कि पूरे सेक्टर में एक टर्न अराउंड आए और एमको जैसे कंपनीज को ऑर्डर्स मिलना चालू हो, तब जाके यहाँ से ऊपर जाने के हिसाब से प्राइस जस्टिफाई करेगा। आई थिंक दिस प्राइस ऑलरेडी कैप्चर्स अ लॉट ऑफ sort of it looks overvalued in fact at this price from a fundamental perspective. चलिए वक्त है शर्मिला, आपसे विदा लेने का शुक्रिया, आपने समय निकाला, सीएनबीसी आवाज पर आई और आज हमारे सभी दर्शकों के सवालों के आपने जवाब दिए। वक्त है ब्रेक लेने का भी, लेकिन ब्रेक के बाद फटाफट सेगमेंट शुरू होगा। जी सिमी भौमिक हमारे साथ बनी हुई है, वो आप तमाम दर्शकों के सवाल जो हमारे पास आए हैं उनके फटाफट जवाब देंगे। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर और हम आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। जी हाँ, आज हम लेडीज स्पेशल, जी हाँ, महिला दर्शकों के सवालों के जवाब दे रहे हैं और हमारे साथ स्टूडियो में हमारी खास मेहमान सिमी और शर्मिला जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर पुणे से एक और दर्शक जुड़ चुकी हैं। शमा जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाय, मेरे पास एक्साइड इंडस्ट्रीज के 2000 शेयर्स हैं 190 के रेट पे। ओके। और डिशमन फार्मा के 2000 शेयर्स है 185.50 के रेट पे। तो आई वांटेड टू नो कि क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, क्योंकि अभी फिलहाल तो डिशमन 162 या 63 पे चल रहा है। और ये बताइए, आपने लंबी अवधि का नजरिया रखा है एक्साइड और डिशमन दोनों में? एटलीस्ट 2 to 3 मंथ्स। 2 to 3 मंथ्स का नजरिया है आपका। सिमी बताइए, डिशमन के चार्ट्स कैसे लगते हैं और एक्साइड इंडस्ट्रीज यहाँ पर इनको करीब 11 रुपए प्रति शेयर का नुकसान हो रहा है, क्या करना चाहिए? डिशमन हेमन चार्ट फिर भी कोई उतना वीकनेस नहीं है जितना मार्केट में है। मुझे लगता है कि एक स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना ही बेहतर होगा। एक मेजर जो मूविंग एवरेजेस है वो करीब 159 के आसपास है, एक 153 के आसपास है, तो करंट लेवल से बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है। मैं 150 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के उनको होल्ड करने का ही सलाह दे रही हूँ, क्योंकि चार्ट में उतना वीकनेस नहीं है। और रहा सवाल एक्साइड की, तो मैं ये कहूंगी कि एक्साइड मुझे होल्ड करने के लिए कहना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये स्टॉक थोड़ा बहुत जो वीकनेस चार्ट्स में है वो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म का जो मार्केट में जो सेल ऑफ देखा गया था उसके बाद आया है, पर ओवरऑल चार्ट जो है उतना खराब नहीं है। आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अगर मार्केट सुधरेगा तो ये स्टॉक भी रिकवरी दिखा सकता है। आपको थोड़ा सा पेशेंस से काम लेना पड़ेगा। इसका जो मेजर सपोर्ट एरिया वो 170 के आसपास है। आपको अगर स्टॉप लॉस लगाना है तो 170 के नीचे स्टॉप लगा के वेट कीजिए और देखिए ये स्टॉक वापस 200 से 210 का रेंज जो जहाँ पे इसका रेजिस्टेंस है वो क्रॉस कर रहा है कि नहीं, आपको वेट करना चाहिए। ओके, दिल्ली से एक और दर्शक का कविता जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। बताइए कविता जी, क्या सवाल है आपका? हेलो, मैं पूछना चाहती हूँ कि मैंने वेंकीज इंडिया के 50 शेयर खरीदे हैं 490 के रेट पे, और ज्योति स्ट्रक्चर्स के भी 50 शेयर्स खरीदे हैं 46 पे रेट के। तो ये दोनों में अभी मुझे लॉस हो रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए अभी? और आपने ट्रेडिंग के नजरिए से पोजीशंस बनाई है, लंबी अवधि का नजरिया इन दोनों शेयरों में? ट्रेडिंग के लिए ही खरीदा था, लेकिन अभी होल्ड करके रखा है मैंने। वेंकीज आप क्या करती हैं क्या शर्मिला? हाँ बिल्कुल, आई थिंक इट्स अ नीश काइंड ऑफ अ प्ले, क्योंकि जिस तरह का पोल्ट्री का जो
frozen, sort of related business है. Plus I think they are also a smaller division that makes pet food etc. तो I think दोनों काफी niche है और अगर आप ये पूरा कंजम्पशन प्ले के हिसाब से चले तो आई थिंक आगे चलकर इसमें आपको जो आपका बाइंग प्राइस है उससे भी ज्यादा आई थिंक मिल सकता है. लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा और इस दिस होल हमने जो रिकवरी नहीं देखी अब तक कंजम्पशन साइकिल में, उसमें अगर हम रिकवरी देखते हैं तो आई थिंक वेंकीज के नतीजे भी आगे चलकर बेहतर होने आपको यू विल सी इट प्लेइंग आउट इन द नंबर्स. तो उसके चलते आई थिंक आई वुड स्टे इन्वेस्टेड इन वेंकीज विद अ 12 to 18 month पर्सपेक्टिव. सिमी, ज्योति स्ट्रक्चर के चार्ट्स कैसे लगते हैं आपको? हेमंत, ज्योति स्ट्रक्चर चार्ट्स पर मुझे नहीं लगता है कि उतना इंटरेस्टिंग लग रहा है. जो शॉर्ट टर्म चार्ट वीक है, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, तीनों ट्रेंड इसका खराब है और 25 रुपया में भी ये स्टॉक लग रहा है कि इसमें डाउनसाइड है, आ सकता है. कल का जो लो था 23 का, वो लो अगर टूट जाएगा तो इसमें फ्रेश वीकनेस आ सकती है. अगर इनका शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो मुझे लगता है कि उनको निकल जाने का ही सलाह देना पड़ेगा. 19 का टारगेट शॉर्ट टर्म में आ सकता है और कल का जो लो मतलब 23-24 का जो लो कल इसने लगाया है वो लो अगर होल्ड करता है तो एक रैली उनको देखने को मिल सकता है, जो रैली इसको 30 के आसपास ले जा सकता है. अगर 30 का लेवल क्रॉस करके सस्टेन नहीं करेगा तो भी एग्जिट लीजिए, नहीं तो आपको 23 के नीचे एग्जिट करना पड़ेगा. अगर मीडियम टर्म का नजरिया है तो 19 तक होल्ड कीजिए. ओके, चलिए प्रिया जी ने भी मुंबई से हमें एक SMS भेजा है. एमको पर इनका सवाल है. 59 रुपीस के भाव के 500 शेयर इनके पास हैं. हालांकि इन्होंने SMS में ये नहीं बताया कि लंबी अवधि के नजरिया है या फिर छोटी अवधि का. चलिए दोनों ही नजरिया जान लेते हैं. सिमी, बताइए शॉर्ट टर्म में एमको का चार्ट कैसा लगता है? इनकी पोजीशन काफी ऊपरी स्तरों पर लगती है. देखिए, एक ब्रेकडाउन हुआ है जो कि 37 के आसपास इसका 200 डेमा था और उससे नीचे जब से ये स्टॉक फिसला है तब से इसमें फ्रेश वीकनेस आ गया है. नेक्स्ट जो इमीडिएट जो सपोर्ट था, जो लास्ट लो था 35 के आसपास, वो दिसंबर महीने की लो था और उससे भी नीचे ये स्टॉक फिसल गया है, उससे नीचे मेंटेन भी कर रहा है. तो फ्रेश वीकनेस इसमें आ गया है. अब हो सकता है 29-28 तक ये स्टॉक जाएगा. पर ओवरऑल अगर इनको लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो मैं फिर भी वेट करने का सलाह दे सकती हूँ, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए 27 से 25 के बीच में एक अच्छा सपोर्ट आ सकता है स्टॉक में. अगर ये स्टॉक यहाँ से नीचे जाए, 27 से 25 करंट लेवल से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, आप वेट कीजिए. और अगर शॉर्ट टर्म पर नजरिया है तो एक रैली अगर मिलता है तो एग्जिट करना ही बेहतर होगा, क्योंकि बहुत जल्दी ये 37 से 40 के ऊपर जाकर सेटल करेगा, ऐसा नहीं लग रहा है चार्ट्स पर. बिल्कुल ऊंचे भाव का शेयर है इनके पास, पड़ा हुआ शेयर मिला है हमको. आपको फंडामेंटली कंपनी कैसी लगती है? पिछले 3 महीने में फिलहाल 15% की गिरावट दिखा चुका है शेयर. यस, आई थिंक हम काफी ये स्टॉक ये सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक्स की चर्चा कर चुके हैं, वेदर पावर एंड रिलेटेड, और ये भी एक ट्रांसफॉर्मर कंपनी है. सो आई थिंक दे आर ऑल फीलिंग द सेम पेन, क्योंकि अगर प्रोजेक्ट्स नहीं चल रहे हैं तो जाहिर सी डिमांड है. एमको जैसे कंपनी के लिए भी डिमांड कम रहेगा, विच इज आई थिंक रिफ्लेक्टेड कि जिस तरह का अर्निंग्स रहा है कंपनी का और जिस तरह के वैल्यूएशंस पे वो ट्रेड कर रहा है. तो देयर इज नथिंग रियली अट्रैक्टिव अबाउट द स्टॉक फ्रॉम अ अर्निंग्स पर्सपेक्टिव. तो मेरे हिसाब से उनको पेशेंस बनाए रखना पड़ेगा कि पूरे सेक्टर में एक टर्न अराउंड आए और एमको जैसे कंपनीज को ऑर्डर्स मिलना चालू हो, तब जाके यहाँ से ऊपर जाने के हिसाब से प्राइस जस्टिफाई करेगा. आई थिंक दिस प्राइस ऑलरेडी कैप्चर्स अ लॉट ऑफ sort of it looks overvalued in fact at this price from a fundamental perspective. चलिए वक्त है शर्मिला, आपसे विदा लेने का शुक्रिया. आपने समय निकाला, CNBC आवाज पर आई और आज हमारे सभी दर्शकों के सवालों के आपने जवाब दिए. वक्त है ब्रेक लेने का भी, लेकिन ब्रेक के बाद फटाफट सेगमेंट शुरू होगा. जी सिमी भौमिक हमारे साथ बनी हुई है, वो आप तमाम दर्शकों के सवाल जो हमारे पास आए हैं उनके फटाफट जवाब देंगे.